नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए आंसर राइटिंग में डे 14 की कॉपीज हैं ये। तो इसमें 4 प्रश्न देखेंगे हम लोग। इसमें 4 प्रश्न हैं इस कॉपी में। 4 प्रश्नों को डिटेल में देखने जा रहे हैं और जो लोग आंसर राइटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लीजिए। ये फ्री आंसर राइटिंग का कॉपी है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन का, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए उससे। या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो 8527434727 पे आप लोग मैसेज कर दीजिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। नोट्स चाहिए हो आपको तो इस पे संपर्क कर लीजिए। और पेड बैच चल रहा है इसी का, आंसर राइटिंग का, उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप उसके लिए भी इसी पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत से लोग डेली आंसर लिख रहे हैं, तो आप भी लिखिए और बहुत शानदार आंसर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान था, व्याख्या कीजिए। 200 शब्दों में है ये। तो देखिए इंट्रोडक्शन में इन्होंने दिया है, ये इंट्रोडक्शन है इनका कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की शुरुआत की गई। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अपने धर्म के प्रसार हेतु कर्मस्थली के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना। देखिए काफ़ी अच्छी भूमिका है इनकी, और उत्तर प्रदेश का भी इसमें जिक्र कर दिया है, क्योंकि आपको यूपी का पेपर है, ये पेपर 5 की आंसर राइटिंग है, तो आपको यूपी का इंट्रोडक्शन में यूपी शब्द को जरूर इंक्लूड करें, इससे दिखेगा स्पेशल जो पेपर है, तो स्पेशल आपको दिखाना भी पड़ेगा। आगे देखिए इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख स्थल दिखा दिए सीधे सीधे। ये फ्लोचार्ट से सारनाथ है, जैसे धर्मचक्र प्रवर्तन है, 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया। संकिसा है इसमें स्वर्ग में अपनी माता को उपदेश तथा पृथ्वी पर अवतरित दिखाए गए। यहाँ पे कौशाम्बी है, तो कौशाम्बी में जैन व बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है, महात्मा बुद्ध ने यहाँ प्रचार किया था। श्रावस्ती है, सर्वाधिक वर्षावास यहीं किया, सर्वाधिक उपदेश दिए। कुशीनगर है, जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ इनका, तो इन्होंने एक फ्लोचार्ट से इन सबको दिखा दिया। तो यही नई शैली है, इसी पे आपको आंसर को लिखना है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में यूपी कहाँ तक था, या यूपी की भूमिका। तो महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण उपदेश यूपी में ही घूम घूम कर दिए, जिसमें यूपी से ही बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ी, इसलिए यूपी को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। तो इस तरीके के आप जो शब्द होते हैं कीवर्ड, जैसे बौद्ध धर्म का पालना वगैरह, तो इन सबको इंक्लूड करना जानिए, इनको जरूरी होता है। अगला पॉइंट दिया इन्होंने कि विभिन्न शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को प्रशय दिया। जैसे अशोक, मौर्य काल में अशोक को देखेंगे, अशोक द्वारा कलिंग विजय के उपरांत बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया। इन्होंने बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया तथा कई स्तूप, विहार इत्यादि की स्थापना की। बताते हैं कि 84,000 स्तूपों की स्थापना इन्होंने की थी। तो आपको इस तरीके से ये सब डाल देने, जैसे सारनाथ में धमेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप इत्यादि, ये इन्होंने कुछ उदाहरण के साथ आपने ये भी शो कर दिया, अच्छा है। अगला पॉइंट है, राजा अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भी भेजा। और देखिए कनिष्क यानी कुषाण काल के समय बौद्ध धर्म की हीनयान व महायान शाखा में विभाजन हुआ। यूपी में महायान शाखा लोकप्रिय हुई, ये था आपका, और मथुरा इसका केंद्र बना। तो ये आप अलग से भी पॉइंट डाल सकते हैं। हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्व धर्म सभा का आयोजन किया तथा बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल, स्तूप, विहार की स्थापना कराई। और विभिन्न विदेशी यात्रियों के वर्णन से प्रसार प्रसार हुआ, जैसे पायान आया गुप्त काल में, तो चीनी यात्री था, इसने भारत का भ्रमण करने के लिए जो आया, यानी आगमन, तथा उनके ग्रंथों में यूपी में बौद्ध धर्म के उत्कर्ष का पता चलता है इनसे भी। वहीं हेनसांग भी आया था, चीनी यात्री था, ये भी कन्नौज में आया था। इसने कन्नौज, श्रावस्ती, कुशीनगर जैसे स्थलों में से बौद्ध धर्म की जानकारी का वर्णन किया है। इसके बाद देखेंगे पाल शासकों ने पूर्वी यूपी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो निष्कर्षतः यूपी ने बौद्ध धर्म को दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी श्रावस्ती से संबंध है इसका, जैसे ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, और चीन, जापान जैसे देशों तक पहुंचाया। और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश बौद्ध सर्किट का विकास कर रहा है, इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु प्रयासरत है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आपको ये शब्द भी जोड़ देने थे निष्कर्ष में, तो लेकिन काफ़ी अच्छा है। आप और भी आपको अर्थव्यवस्था के जितने एंगल दिखा सकते हैं उससे आप जोड़ने की कोशिश करिए। आगे देखते हैं, अगला है दूसरा क्वेश्चन, संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF की भूमिका का वर्णन कीजिए 200 शब्द में। ये देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें परिचय इन्होंने दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स यानी यूपी STF की स्थापना 1998 में माफिया गिरोह अर्थात संगठित अपराध को रोकने के उद्देश्य से की गई। तो इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है इनका। आगे देखिए उद्देश्य दिखा दिए यूपी STF के, अंतर जिला गिरोहों को रोकना, माफिया गिरोहों को रोकना, और जिला पुलिस समन्वय, डकैती, चोरी, लूटपाट कम करना, तो ये इनके उद्देश्य है। कार्य देख लीजिए, यूपी STF के कार्य हैं, संगठित अपराध से जुड़ी खुफिया जानकारियों को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण करना, विभिन्न जिला पुलिस के मध्य समन्वय कर
संगठित अपराध में कमी लाना, भावी खतरों को रोकना। यूपी एसटीएफ का नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा किया जाता है इसका, तथा टीमों के रूप में ये कार्य करता है, और इसके हेतु इसका नेतृत्व डीएसपी व या ईएसपी करते हैं इसका। संगठित अपराध को रोकने के में यूपी एसटीएफ की भूमिका क्या है वो देखिए। हाल ही में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार यूपी में संगठित अपराध में 50% तक कमी आई है, अर्थात लूटपाट, डकैती, चोरी, अपहरण की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। शांति व्यवस्था बहाल करने में एसटीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका भागीदारी रही है इसमें, जैसे अंतर जिला गिरोहों को समाप्त करना और माफिया गिरोहों की पहचान करना तथा उन्हें गिरफ्तार करना। कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दे देते आप, तो आपका कंफर्मेशन इससे हो जाता है। बुलडोजर अभियान को सफल बनाने में एसटीएफ की भूमिका देखी जा सकती है। प्रयागराज, कानपुर जैसे माफिया केंद्रित स्थलों पर संगठित अपराध में कमी आई है। वर्तमान में भी देखिए एसटीएफ यूपी एटीएस यूपी पुलिस के साथ समन्वय कर अपराध कम करने की ओर प्रयासरत है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है इसके समक्ष। तो आप अच्छा किया है कि अपने ये भी कुछ चुनौतियां डाल दी, जैसे साइबर क्राइम को कम करने हेतु उन्नत तकनीक का अभाव है, और उन्नत उपकरणों, नवीनतम तकनीक, टेक्नोलॉजी और जन भागीदारी और जन सहयोग का अभाव देखने को मिलता है। भागीदारी करिए, आपने शब्द गलत लिखा, भागीदारी होता है। उपर्युक्त चुनौतियों से निपटकर यूपी एसटीएफ यूपी में सुशासन स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इनकी कार्यप्रणाली के लिए ही राष्ट्रपति द्वारा 81 पुलिस वीरता पदक यूपी एसटीएफ को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये आपका काफ़ी ठीक है, ये आपके मार्क्स है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ये आपका पूरा टॉपिक 22 फॉर्म में चल रहा है, जितने भी टॉपिक हैं सब कवर करा दिए जाएंगे। आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए, 125 शब्दों में है। तो भूमिका है इनकी ये। आगरा शहर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा इसकी स्थापना के पश्चात इस शहर को का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक महत्व रहा है। तो सारे महत्व इन्होंने दिखा दिए, काफी ठीक है इनका। आगरा के प्रमुख स्मारक, जैसे आपका आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, जहाँ जिसमें दिखा दिया आपने जोधाबाई महल है, बीरबल महल है, बुलंद दरवाजा है। तो ये एतमाद दौला का मकबरा है आगरा में, ताजमहल है, पित्रादुरा शैली का प्रथम उपयोग हुआ जिसमें एतमाद दौला के मकबरे में, और ताजमहल में भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा बोला गया इसको, है ना। तो ये आप ये भी इस तरीके से भी अच्छा प्रेजेंटेशन, और आप मैप बना के भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी शैली का यूज कर सकते हैं इसमें। वास्तुगत विशेषताएं क्या क्या है? हिंदू, मुस्लिम, फारसी शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जैसे सहतीरों, यानी ये सहतीर जो थी हिंदू शैली थी, और प्लस बीम यानी गुंबदों का प्रयोग इसमें किया गया था, ठीक है। और प्रारंभ में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ, जैसे अकबर ने आगरा का किला फतेहपुर सीकरी में उपयोग किया। बाद में सफेद संगमरमर में पर रत्न जड़ित कार्य हुए जहांगीर काल में, जैसे नूरजहां ने क्या एतमाद दौला का मकबरा बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। मीनारों और मेहराबों, ये जालीदार खिड़कियों का प्रयोग हुआ इसमें। महत्वपूर्ण स्थलों को 4 बाग शैली से युक्त किया गया है, जैसे ताजमहल है आपका। बाबर द्वारा आराम बाग का निर्माण कराया गया है। अंग्रेजी शासन द्वारा देखिए कलेक्टर ऑफिस, कचहरी, अन्य प्रशासनिक स्थलों वो घंटाघर का निर्माण कराया है। तो आपने अंग्रेजों का भी कार्य इसमें जोड़ दिया है, अच्छा किया है, यानी आपने पूरा आगरा का दिखा दिया है। निष्कर्षतः वर्तमान में भी आगरा शहर के सौंदर्यीकरण पर बल देकर हेरिटेज आर्क से जोड़ा गया है, जो यूपी के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में देशी व विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर राजस्व में वृद्धि करता है। तो ये आपके मार्क्स है, काफ़ी आपने अच्छा दर्शाया इन चीज़ों को। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान यूपी की भूमिका की विवेचना करनी है, 125 शब्दों में। तो 1 वर्ष के भीतर अपने स्वराज प्राप्त करने के लक्ष्य से असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। तो आपने इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में ही दे दिया, काफ़ी अच्छा है, इसी तरीके से देना है आपको। इसकी यूपी की भूमिका देखिए इसमें। तो शराब की दुकानों पर महिलाओं द्वारा धरना, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, ये सब चलाया गया इसमें। वकीलों द्वारा वकालत छोड़ी गई, जैसे CR दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इत्यादि। तो आपने एग्जाम्पल भी जो दिए इनके, जो पर्सनैलिटी है यूपी से दिए हैं काफ़ी, और वही देने हैं आपको, ठीक है। राष्ट्रीय या स्वदेशी शिक्षा का प्रसार किया गया, जिसमें काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। अलीगढ़ में जामिया मिलिया तथा मुस्लिम विद्यापीठ की स्थापना होती है। छात्रों की भूमिका देख लीजिए, स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार किया छात्रों ने, एक आध एग्जाम्पल आपको डाल देने थे यहाँ पे। और किसानों की भूमिका है, किसानों, अवध के किसानों खासकर ने लगान वसूली का विरोध करने हेतु आंदोलन किया। इसी समय एका आंदोलन सीतापुर, बहराइच और हरदोई में देखने को मिलता है ना। तो ये आपने अच्छा किया, ये सारी यूपी के डेटा का यूज़ किया है। इस आंदोलन में यूपी के शिक्षित किसान, मजदूर, छात्र, महिलाओं सभी ने विशेष योगदान दिया। तो आपका ये निष्कर्ष है। 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर के चोरी चौरा स्थान पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 अंग्रेज सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इससे व्यथित हो महात्मा गांधी जी ने 22 फरवरी को बारदोली से इस आंदोलन की वापसी की घोषणा कर दी। तो ये आगे आपने निष्कर्ष दे दिया।
निष्कर्षतः आंदोलन ने भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया तथा प्रत्येक वर्ग में चेतना का संचार किया। काफ़ी बैलेंस लिखा है आपने, और चीज़ें आप सीख सकते हैं। जो लोग नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो लोग वॉच करते रहें, जो अच्छी कॉपियाँ हैं उनसे सीखते रहें, उनसे नोट्स बनाते रहें अपनी तैयारी के लिए। तो आप ये चीज़ कर लीजिए, तो आप नहीं भी तैयारी में ये जानिए कि ये आंसर राइटिंग जो होती है ना, ये सब्जेक्ट की क्रीम होती है। ये आपको जो निकाल के दे देते हैं ना बेस्ट कॉपी में, तो ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। आप अगर अच्छे से इनको वॉच करते रहे और इसके पॉइंट लिखते रहे, आप सीधे सीधे क्वेश्चन ये फ्रेम है, अगर आप लिख के भी तैयारी कर लेते हैं इनकी सेम टू सेम, तब भी आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लीजिए। बाकी इसमें इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।